हम लोग ये देखते हैं प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग होता है एंड पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग होता है। प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग, पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग, कीवर्ड इंडेक्सिंग। ओके, तो यस इसमें और उसके बाद आपका कीवर्ड इंडेक्सिंग के बाद कंप्यूटराइज इंडेक्सिंग, फिर आपका इंडेक्सिंग इंटरनेट रिसोर्सेस होते हैं। तो दो तरह का इंडेक्सिंग होता है जब हम इंडेक्सिंग टेक्निक की बात कर रहे हैं। एक तो होता है डिराइव और इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव इंडेक्सिंग, और दूसरा होता है असाइंड और असाइनमेंट इंडेक्सिंग। डिराइव इंडेक्सिंग क्या है और असाइनमेंट इंडेक्सिंग क्या है? डिराइव को डेरिवेटिव भी कर सकते हैं, असाइंड को असाइनमेंट भी कर सकते हैं। तो डिराइव्ड इंडेक्सिंग जो है एक मेथड है इंडेक्सिंग टेक्निक का, जिसमें कि जो इंडेक्सर है, मतलब जैसे हम हैं, आप हैं, अगर इंडेक्सर हैं, है ना, वो क्या करता है, टाइटल और डॉक्यूमेंट के कंटेंट से कुछ चीज को निकालता है, कुछ वर्ड को निकालता है जो कि उस कंटेंट के अंदर में रहता है कि भाई उससे रिलेटेड ही सारा मटेरियल है। ओके, तो ये जो पार्ट है दैट इज वहां से जो निकालता है, मान लीजिए 4 वर्ड निकाला, 2 वर्ड निकाला, जो वर्ड निकालता है वहां से, तो उसको कहते हैं डिराइव करता है, एक्सट्रैक्ट करता है। इसलिए उसको हम कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सट्रैक्टिव इंडेक्सिंग। क्लियर है कि मान लीजिए टाइटल में से आपने चूज किया कि इसमें मेन कंसेप्ट जो है, हाँ, ये बता रहा है, तो आप उस वर्ड को जो आपने लिया, वो वर्ड क्या हो गया, डिराइव किया आपने। कंटेंट्स क्या आपने, वो क्या किया, डिराइव किया। तो इसको एक्सट्रैक्ट भी कहते हैं कि आपने एक्सट्रैक्ट किया। तो जो एक्सट्रैक्ट करते हैं इसलिए इसको एक्सट्रैक्टिव इंडेक्सिंग भी कहते हैं। क्लियर? In derivative indexing, terms to be used to represent the content of the documents. या तो ये डायरेक्टली फ्रॉम द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ होता है, इट इज डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम द डॉक्यूमेंट। सो इंडेक्सर का काम क्या है कि वो डॉक्यूमेंट को देखता है, उसके टाइटल को देखता है, उसके कंटेंट्स को देखता है और उसमें से वर्ड निकालता है, कुछ वर्ड निकालता है, उस वर्ड को वो इंडेक्स के टर्म पे तौर पे यूज करता है, तो उसको हम कह देते हैं डिराइव। असाइंड इंडेक्सिंग क्या होता है कि जब हम टाइटल कुछ भी है, उससे उतना ज्यादा, मतलब टाइटल फैंसीफुल टाइटल भी हो सकता है, तो उसके अंदर में उस कंसेप्ट, जब आप कोई वर्ड दीजिएगा, उस कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप वर्ड कहीं से बाहर से लेके देते हैं या कहीं से भी देते हैं, तब वह असाइंड कहलाता है। मतलब आपने उसके लिए एक वर्ड असाइन किया, 2 वर्ड असाइन किया। सर ये असाइनमेंट इंडेक्सिंग का आर्ट चेन इंडेक्सिंग, और सर इसका एग्जांपल दिया हुआ है POPSI पॉप्सी और PRECIS। सर इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? अच्छा, ये अभी आगे बढ़ेंगे, डोंट वरी। प्रीसीज और पॉप्सी ये फुल क्वेश्चन बनता है, ये पूरा समझना है, केवल ये नहीं। ये प्रिजर्व कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ये पोस्टुलेट बेस्ड इंडेक्सिंग सिस्टम है पॉप्सी। आप इसको डिटेल, बिकॉज ये दोनों अलग अलग एक क्वेश्चन बनता है, इस दोनों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। डिराइव दैट इज डेरिवेटिव, अगर टाइटल में या कंटेंट्स के अंदर से आप वर्ड को निकालते हो और वही टर्म यूज करते हो एज ए इंडेक्सिंग, तब वो कहलाता है डिराइव, डेरिवेटिव, एक्सट्रैक्टिव इंडेक्सिंग। लेकिन अगर आप कंसेप्ट को समझ के, जरूरी नहीं है कि उसके अंदर में वो टर्म हो, आप सब्जेक्ट इंडेक्सिंग को देख के, सब्जेक्ट हेडिंग को देख के वहां से कोई टर्म आप इसमें देते हैं, तो वो कहते हैं असाइन। असाइन मतलब क्या होता है, किसी को कुछ दे, जैसे कि आपका असाइनमेंट है, इग्नू ने आपको असाइन कर दिया, ये जरूरी नहीं है कि आपका वो एकदम हूबहू एज इट इज इसके अंदर में क्वेश्चन आंसर दिया हुआ होगा। आपको असाइन किया, उसी तरह से आपने उस कंटेंट्स को, मतलब जो किताब है, जो डॉक्यूमेंट है, उसको आपने पढ़ा, उसके कंसेप्ट को जाना
और कंसेप्ट के आधार पे उसका आपने एक सब्जेक्ट हेडिंग, एक इंडेक्स टर्म दिया, दैट इज कॉल्ड असाइन्ड इंडेक्सिंग। उसको चूंकि कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होता है इसलिए उसको कंसेप्ट इंडेक्सिंग भी कहते हैं। डिराइव का मतलब क्या होता है? देखिए ये टर्मिनोलॉजी केवल उसका वर्ड मीनिंग समझ में आओ पहले। डिराइव मतलब क्या होता है? सर निकालना किसी चीज से, जैसे डेरिवेशंस होती है फिजिक्स केमिस्ट्री कोई मैथ्स में, डॉक्यूमेंट दिया तो है, डिराइव कोई करना डॉक्यूमेंट है। दिया है, सुनो ध्यान से, अब कोई डॉक्यूमेंट दिया है, उसके अंदर में टाइटल है, उसके अंदर में कंटेंट है, वहां से वर्ड आप निकाल लेते हो, वो वर्ड आप एज इंडेक्स टर्म यूज करते हो, तो वो डिराइव्ड इंडेक्सिंग हो गया। और असाइन का मतलब क्या होता है? सर क्रिएट करना। हाँ सर पहले क्रिएट से करना कुछ भी है कह और सकते उसको देना, पहले से बनी हुई है और उसमें से कुछ देना, असाइन करना उस चीज को। असाइन करना मतलब जिसको कर रहे हो असाइन, जिसके लिए कर रहे हो उसके पास वो चीज नहीं है, आप उसको असाइन कर रहे हो, ठीक है। यस। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको पता है कि ये इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, लेकिन उसमें वो टर्म नहीं दिया है, फिर भी आप सब्जेक्ट कहीं से बाहर से ढूंढ के उसका टर्म असाइन कर देते हो, इसके लिए ये टर्म यूज करते हैं। सर इसमें हम उसका ठीक है ना? एग्जांपल लिख सकते हैं सर? क्या हम उसमें इसका एग्जांपल ले सकते हैं शेयर्स लिस्ट का? हम उसमें से असाइन करते हैं ना अच्छा सब्जेक्ट हेडिंग। हाँ 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 ओके सर। सर कर सकते। सर एक तरीके से डेरिवेटिव इंडेक्सिंग में सर हम वो कंसोर्शिया भी तो समझ सकते हैं, जैसे हम ग्रुप बनाकर हम कोई नई चीज ऐड करते हैं। जैसे ग्रुप बनाकर क्या? जैसे कई लाइब्रेरीज मिलकर कई थोड़ा पॉइंट्स कहीं से उठाते हैं, थोड़े पॉइंट्स कहीं से उठाते हैं, उसके बाद फिर एक बुक बनाते हैं सेपरेटली अपनी तरफ से, फिर जिसको परचेज करनी होती है उसको देते हैं अपना पैसे वो मनी वगैरह इंक्लूड करके जैसे। नहीं नहीं नहीं, देखो यहाँ पे जो इंडेक्सिंग या कुछ भी टर्म है, इंडेक्सिंग वगैरह किसके लिए यूज करते हैं? एक्चुअली इंडेक्सिंग टर्म और इंडेक्स वर्ड हम उस कंटेंट्स को, उस डॉक्यूमेंट को रिट्रीव करने के लिए वर्ड यूज करते हैं। जैसे कि कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, उस डॉक्यूमेंट में आप ये देखेंगे कि गूगल पे आप सर्च मारते हो तो एक वर्ड डालते हो, वो वर्ड जो है वो उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट है वो आपको लाके दे देता है। तो वो वर्ड Yes. जो आप डालते हो इसका मतलब क्या है? वो वहां पे इंडेक्स है तभी तो निकाल के दे रहा है। अगर वो इंडेक्स नहीं रहेगा तो निकाल के नहीं देगा, ये याद रखिएगा। अब इंडेक्स जो है उसके अंदर में या तो किसी ने असाइन कर रखा होगा या उससे जो है डिराइव किया हुआ। जैसे कि जो कंटेंट्स आपके पास खोल के आप देखते हो, आर्टिकल खोल के देखते हो, इसके अंदर में जो टर्म है वो सारा इंडेक्स हो जाता है, टाइटल का जो भी टर्म है इंडेक्स हो जाता है। इसीलिए जब आप गूगल में सर्च मारते हो तो क्या होता है, आप उसके टाइटल में वो दिया रहता है। तो ये कहलाता है आपका कि डेरिवेटिव इंडेक्सिंग। ओके। डेरिवेटिव, डिराइव, एक्सट्रैक्टिव, तीनों चीज कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना कहीं से। ओके सर, थैंक यू। सर साइटेशन इंडेक्सिंग करना रिसर्च पेपर की, वो डेरिवेटिंग वेटिंग इंडेक्स हो गया, और असाइंड इंडेक्स में सर डीडीसी के अकॉर्डिंग जैसे हम करते हैं वो हो गया। किसी चीज को, किसी कंसेप्ट को बस इतना ही समझो, उसके बाद एग्जाम्पल उस सब जगह फिट कर लो। अगर आप बाहर से लेके कोई टर्मिनोलॉजी, कोई इंडेक्स टर्म किसी के लिए यूज करते हो तो वो असाइंड होता है, और जब आप डॉक्यूमेंट के अंदर में से ही टर्मिनोलॉजी निकालते हो इंडेक्स के लिए तो वो डिराइव्ड होता है। इससे ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। अब आप लगा लो कि सीएस लिस्ट से देते हो यानी बाहर से लाके देते हो उसके कंसेप्ट को देने के लिए, तो वो आपका असाइंड होता है। अब देखिए ये था आपका दो तरह का। अब ये दो तरह का और आप देख लीजिए, एक होता है प्री कोऑर्डिनेट, एक होता है पोस्ट कोऑर्डिनेट। प्री कोऑर्डिनेट, पोस्ट कोऑर्डिनेट
अब ये इसका डिफरेंस भी जो है आपको ध्यान रखना है, तो हम पहले 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। जब प्री कोऑर्डिनेट कहते हैं मतलब क्या, कि जब हम ऑलरेडी पहले से उसको असाइंड कर दिए रहते हैं, मतलब कि अच्छा, सबसे पहली बात देखो, कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है। माने एक टर्म है, दूसरा टर्म है, इस दोनों के बीच में जो है कोऑर्डिनेशन होता है। दैट इंडेक्सिंग टर्मिनोलॉजी भी जब यूज करते हैं तो इसमें जो है बाय नेचर इट एक कोऑर्डिनेटिंग इंडेक्सिंग सिस्टम होता है। ओके, पर्पस क्या है कि अगर हम कोऑर्डिनेट, जैसे सपोज करो हिस्ट्री इंडिया, अब इंडिया और हिस्ट्री ये दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन है। हिस्ट्री डैश इंडिया, इंडिया डैश हिस्ट्री, इस दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन है। इस दोनों के बिना जो है पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं है। इंडिया कर दो या हिस्ट्री कर दो, इससे पता नहीं चल रहा, लेकिन कोऑर्डिनेशन जब होता है इंडिया डैश हिस्ट्री, मतलब कि ये इंडिया की हिस्ट्री है। तो मेनी सब्जेक्ट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड आइदर इन ए सिंगल टर्म, उसमें कोऑर्डिनेशन की उतनी कोई बात नहीं होती है। लेकिन जब आपका दो टर्म में टर्मिनोलॉजी इंडेक्स टर्म यूज होता है, तब वहां कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। तो ये कहता है कि व्हेन द इंडेक्सर असाइन सब्जेक्ट हेडिंग रिप्रेजेंटिंग कंपाउंड एंड अरेंज एंट्रीज इन ए सीरीज ऑफ क्लासेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, द रिजल्टिंग सिस्टम इज रेफर्ड टू प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम। मतलब यहां पे क्या करता है कि जब इनपुट स्टेज में ही यह अप्रोच रहता है उसका कि हम जो टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं वो टर्मिनोलॉजी को पहले कोऑर्डिनेट कर लें फिर डाल दें। मतलब देखो दो तरह का होता है, पोस्ट कोऑर्डिनेट में जाओगे तो यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगा, और यहां जब प्री कोऑर्डिनेट में आओगे तो यूजर को यूजर नहीं, हम सोच के डाल देंगे, यूजर उसके अनुसार सर्च करेगा। तो जब हम पहले से डाल देंगे, यूजर सर्च करेगा, तो वो प्री कोऑर्डिनेट हो जाता है। लेकिन जैसे कि बुलियन अलजेब्रा वगैरह जो सर्च सिस्टम होता है, उसमें पोस्ट कोऑर्डिनेट होता है। वो डालता कि किसने कोऑर्डिनेशन, मतलब कि एंड और नॉट क्या क्या होता है ये बुलियन अलजेब्रा का, बुलियन ऑपरेटर का, तो वो आपका पोस्ट कोऑर्डिनेट होता है यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब यूजर डिसाइड करता है कि ये टर्म होगा, ये टर्म होगा, ये टर्म होगा, ये टर्म नहीं होगा, ये दोनों टर्म होगा, तो वो आपका पोस्ट कोऑर्डिनेट कहलाता है। लेकिन प्री कोऑर्डिनेट में क्या होगा कि हमने टर्मिनोलॉजी पहले ही दे दिया, मतलब कि इंडिया डैश हिस्ट्री ये हमने पहले ही डाल दिया, इंडिया एंड हिस्ट्री। तो जब हम पहले ही ये चीज डाल दें तो यह कहलाता है प्री कोऑर्डिनेट। जैसे कि रेडीमेड आपका सब्जेक्ट हेडिंग होता है, जैसे कि आपका सीएस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग है, ये सब क्या है, ऑलरेडी डिसाइडेड है, वही सब्जेक्ट हेडिंग आप डालते हो, तो ये कहलाता है प्री कोऑर्डिनेट। तो अब हम देखते हैं कि कटर्स ने एक निकाला था रूल फॉर ए प्रिंटेड डिक्शनरी कैटलॉग। उसने क्या कहा था कि पर्सन वर्सेस कंट्री, इस केस में क्या होगा कि एंट्री विल बी अंडर पर्सन इन केस ऑफ सिंगल और पर्सनल बायोग्राफी, एंट्री विल बी अंडर कंट्री इन केस ऑफ हिस्ट्री इवेंट एटसेट्रा। जैसे सपोज करो यह कहता है कि बायोग्राफी ऑफ सचिन तेंदुलकर वुड इंटर अंडर हिज नेम। सचिन तेंदुलकर की अगर बायोग्राफी होगी तो वो उसके नेम से इंटर होगा, सचिन तेंदुलकर बायोग्राफी। लेकिन अगर इंदिरा गांधी की बायोग्राफी होगी वो इंटर्ड होगा हर नेम एंड इंडिया डैश हिस्ट्री ऑल्सो। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी एक पर्सनैलिटी थी, पीएम पर्सनैलिटी। सो जैसे कि पीएम है, प्रेसिडेंट है, कोई इस लेवल का है, तो ये पर्सन वर्सेस कंट्री में क्या होगा कि कंट्री को भी प्रेफर करेंगे। ओके,
उसके बाद आता है कंट्री वर्सेस इवेंट। जैसे मान लो कि मतलब कंट्री है और घटना है, कोई घटना, जैसे जलियांवाला बाग कांड की बात है, ये इंडिया में हुआ, फ्रीडम फाइटर्स इन इंडिया। तो अब देखो जालियांवाला बाग कांड अपने आप में इतना फेमस है कि उससे लोग डिमांड करते हैं, इसलिए जो है जो हेडिंग होगी इसकी, यह हेडिंग जालियांवाला बाग इवेंट के नेम पे होगी, यहां कंट्री फेमस होगा। ये कटर का रूल चल रहा है। अब कहता है सब्जेक्ट वर्सेस कंट्री। अगर साइंटिफिक सब्जेक्ट है तो वो किस पे जाएगा? अंडर सब्जेक्ट क्वालिफाइड प्लेस, दैट इज ओशिनोग्राफी और इंडिया। ठीक है, ये क्या कह रहे थे? मोदी के नाम पे। तो ये पर्सन जो है मोदी के नाम पे होगा नहीं, बल्कि कंट्री के नाम पे होगा, बिकॉज ही इज पीएम एंड फेमस एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। So country versus event में revolt of 1857 आ सकता है? Can this be an example? क्या चीज का? Revolt of हाँ 1857. हाँ बिल्कुल, Thank you. बिल्कुल आ सकता है, बिकॉज लोग जो है वहां उस समय का जो कहते हैं ना सिपाही विद्रोह जो हुआ, उससे लोग ढूंढते हैं। Okay sir. ठीक है ना? Thank you. जी। तो वो इवेंट के तौर पे, इसलिए उस पे मूवी भी बनी है। तो इवेंट जो है वो फेमस है। सब्जेक्ट वर्सेस कंट्री, साइंटिफिक सब्जेक्ट में पहले सब्जेक्ट उसके बाद कंट्री। इस तरह से जैसे सपोज करो ह्यूमैनिटीज, लिटरेचर, आर्ट, इस सब में एडजेक्टिवल फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग वेयर सजेस्टेड, जैसे इंडियन पेंटिंग, मुगल आर्किटेक्चर, ये इस ढंग से जो है सब्जेक्ट हम चूज करते हैं। लेकिन कहता है कि बिटवीन ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स एंट्री विल बी अकॉर्डिंग टू द इंपॉर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट। अगर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है कुछ ऐसा, तो देखना है कि किसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, अकॉर्डिंगली हमको सब्जेक्ट हेडिंग चूज करना है। मतलब यहाँ पे आपको ये क्या बता रहा है, ये पूरे पार्ट में रूल में यह बता रहा है कि आपको इंडेक्स टर्म कौन सा यूज करना है, मतलब कौन सा हेडिंग देनी है इससे जिससे कि रिट्रीवेबल हो। When between different names, कटर क्या कहता है? कहता है लैंग्वेज। If there are two language out of which one is English, entry will be under English. अब तो क्या कहता है? ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स। ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स क्या है कि बायोलॉजी और फिजिक्स, बायोफिजिक्स। अब ये डिपेंड करता है, बायोफिजिक्स दो तरह का है, ये दोनों ओवरलैप करके एक बनाया, बायोफिजिक्स बनाया है। या सपोज कर लो दो सब्जेक्ट का एक किताब बना हुआ है। अब ये देखना है कि हमारे यहाँ पे किसको इंपॉर्टेंस ज्यादा दिया जाता है, तो हम क्या होगा उसके अंदर में उसके हेडिंग पहले डालेंगे। तो ये टोटली जो है, इसलिए कहा कि ये इंपॉर्टेंस वाज लेफ्ट टू द जजमेंट ऑफ द इंडेक्सर। जो वहां काम कर रहा है वो सोचेगा कि हमको क्या डालना है। सर मैकेट्रॉनिक्स भी एक एग्जांपल हो सकता है इसका? हाँ जी सर मैकेट्रॉनिक्स सब्जेक्ट जो है, हाँ, दो सब्जेक्ट ओवरलैपिंग होना चाहिए, उसमें से आप क्या चूज करोगे? जैसे इन्होंने कहा बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री या बायोफिजिक्स, सपोज करो ये तो एक पार्ट आ गया, एक ये दोनों मिलके एक सिंगल बना दिया, नया सब्जेक्ट बना दिया, तो इसमें ओवरलैपिंग उतना नहीं कर सकते। लेकिन बायो और फिजिक्स की दो किताब है, ये दोनों जो है कंबाइंड है सिंगल वन में, बहुत बार ऐसा होता है। तो अब उसमें जो है बायो बहुत कम है, फिजिक्स बहुत ज्यादा है, तो क्या कहेगा कि भाई अच्छा चलो फिजिक्स ओवरलैप कर रहा है बायो के ऊपर में, इसलिए इसको फिजिक्स डाल देते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है कि बहुत सारे इंग्लिश नॉवेल क्या करते हैं, जो राइटर हैं
वो अपना नॉवेल लिख देते हैं, फिर अंत में जो है 20-25 पेज का नया नॉवेल जो आ रहा है उसका समरी डाल देते हैं। अब 2 किताब वहां पे हो गया। अब 2 किताब हो गया तो क्या होगा, समरी वाले को नहीं डाल देंगे हम, हमारा जो फर्स्ट है फिक्शन उसको डालेंगे। सब्जेक्ट की बात यहां पे हम करते हैं तो 2 सब्जेक्ट जैसे कहा कि अब सपोज करो क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग, ये दोनों सब्जेक्ट है। क्लासिफिकेशन कम है, कैटलॉगिंग ज्यादा है, आप उसको कैटलॉगिंग में डाल दो। ओके, अब दूसरा देखते हैं, लैंग्वेज देख लिए कि अगर इंग्लिश है और दूसरा लैंग्वेज है तो इंग्लिश को हम प्रेफर करेंगे। सिनोनिमस जो है हम हमेशा एक टर्म यूज करेंगे, ये नहीं कि सिनोनिमस टर्म है तो ये अभी एक यूज कर रही है कल दूसरा यूज कर लिया, ऐसा नहीं करेंगे। एंटोनिम जो है इंट्री विल बी अंडर वन वर्ड विद रेफरेंस टू अदर्स, हमेशा एक वर्ड यूज करेंगे जो भी करना होगा। अगर कंपाउंड सब्जेक्ट हेडिंग है, ठीक है, तो कटर प्रिस्क्राइब द फॉलोइंग, जैसे ए नाउन प्रीसीडेड बाय एन एडजेक्टिव, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, नाउन प्रीसीडेड बाय एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव पहले आ जाएगा उसके बाद नाउन आएगा। उसी तरह से दूसरा में कहता है a noun preceded by another noun used as an adjective, नाउन होगा लेकिन उसको एज ए यूज एडजेक्टिव करेगा, जैसे कि war, prisoners, so war is also noun but it is used as an adjective here and prisoner is also noun। तो डेथ पेनल्टी, ये जो चीज है जब कंपाउंड सब्जेक्ट हेडिंग होता है तो हम किसको पहले करेंगे, ये रूल है, ये सारे रूल आपको याद रखने हैं। उसके बाद आता है यूज डायरेक्ट फॉर्म इन केस ऑफ नाउन कनेक्टेड टू अनदर नाउन विद ए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के साथ, जैसे पेशेंट विद हार्ट डिजीज, फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर, इसमें प्रीपोजिशन लगा हुआ है। यूज डायरेक्ट फॉर्म इन केस ऑफ फ्रेज और सेंटेंस, यूज एज नेम ऑफ सब्जेक्ट, जैसे मेडिसिन एज ए प्रोफेशन। ओके सर, फिर हम वॉर प्रिजनर्स को प्रिजनर्स ऑफ वॉर क्यों नहीं लिख सकते? उसमें तो फिर प्रेपोजिशन आ जाएगा। वॉर प्रिजनर्स को देखिए क्या है, प्रिजनर्स नाउन है, वॉर नाउन है। प्रिजनर्स एज ए एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव यूज ना करेंगे। वॉर जो है एज ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो सकता है, नाउन यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। यहाँ पे ग्रामर की बात हो रही है कि किसको हम यूज करेंगे, इसीलिए उसको दिया गया। फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन भी जो है नाउन है एंड फ्लावर भी नाउन है, मतलब फ्लावर जो है नाउन एज एन एडजेक्टिव है। राइट, तो ये जो एग्जांपल है इन्होंने बी एंड सी दोनों में लिया हुआ है, फ्लावर फर्टिलाइजेशन एंड देन फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर्स, तो दोनों ही सही है, राइट? जब डायरेक्ट फॉर्म इन केस ऑफ नाउन तब ये फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर्स, ऑफ फ्लावर्स जो है ये ऑफ जो है प्रीपोजिशन लगा हुआ है, और जब पहले हम ऐसे करेंगे तो फ्लावर फर्टिलाइजेशन, और जब हम डायरेक्ट एज ए यूज करेंगे तो फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर। यहाँ पे ये बी वाला फॉर्म नहीं है, ये सी जिसमें कि डायरेक्ट फॉर्म इन केस ऑफ नाउन कनेक्टेड टू अनदर नाउन विद ए प्रीपोजिशन, अगर प्रीपोजिशन के साथ जुड़ा हुआ है तो हम डायरेक्ट उसको ऐसे यूज कर सकते हैं, और अब चाहोगे तो उसको उधर से भी वैसे यूज कर सकते हो, फ्लावर फर्टिलाइजेशन के तहत। ओके सर, थैंक यू। अब हम देखते हैं कैजर कंट्रीब्यूशन। कैजर ने सिस्टम दिया, उसने क्या कहा, ये इसका आपको इसमें मिलेगा, ये देखिए टेबल पढ़िए। कैजर ने जो है डॉक्यूमेंट को कैसे डिवाइड किया कैटेगरीज में, और तब उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब बनाया। कैटेगरीज में क्या हुआ कि कंक्रीट, प्रोसेस, पहले कंक्रीट है फिर प्रोसेस है, कंट्री है प्रोसेस है, कंक्रीट है कंट्री है प्रोसेस है।
ठीक है, कंक्रीट, कंट्री, प्रोसेस। अब सबसे पहली बात यह देखने का है कि कंक्रीट कहने का मतलब क्या हुआ। जो एब्स्ट्रैक्ट टर्म है, कंक्रीट जो होता है थिंग्स है, प्लेस है, एब्स्ट्रैक्ट टर्म है। ये एक्शन नहीं होना चाहिए, प्रोसेस में एक्शन होना चाहिए। जो मेन पार्ट है वो कंक्रीट होता है। जैसे कहे आपको इवैल्यूएशन ऑफ आईआर सिस्टम। अब इवैल्यूएशन जो है ये क्या हो गया, ये प्रोसेस है। आईआर सिस्टम क्या हो गया, कंक्रीट है। ओके, तो कैजर ने जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जहां कटर ने छोड़ दिया था, कैजर ने उसके बाद अपना दिया सिस्टमैटिक इंडेक्सिंग दिया। इस सिस्टमैटिक इंडेक्सिंग में जो भी उसके पास आता था कि इंडेक्स करना है, उसको उसने क्या किया, कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया उसके टर्म को, कि कौन कंक्रीट है, कौन प्रोसेस है, कौन कंट्री है, कौन प्रोसेस है, कौन कंक्रीट है, कंट्री। तीन चीज में जो है निकालना है। सपोज करो यहां पे कैटेगरी कैसे, कंक्रीट डैश दैट इज हाइफन प्रोसेस, टर्म है दैट इज टाइटल है इंडेक्सिंग ऑफ फिल्म्स। इंडेक्सिंग ऑफ फिल्म्स टाइटल है आपके पास। अब इसका सब्जेक्ट हेडिंग क्या होना चाहिए, दैट इज कंक्रीट एंड डैश प्रोसेस। कंक्रीट यहां क्या है, थिंग्स और प्लेस सर। हाँ जी, फिल्म्स। फिल्म्स कंक्रीट हो गया, उसके बाद हाइफन दे दो। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस है इंडेक्सिंग। तो सब्जेक्ट हेडिंग क्या बन गया, फिल्म्स हाइफन इंडेक्सिंग, ये सब्जेक्ट हेडिंग बन गया। उसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉटन आसाम। अब इसमें बताओ ये जो प्रोसेस, ये जो होगा कैटेगरीज कंक्रीट डैश कंट्री डैश प्रोसेस। इसमें कंक्रीट क्या हुआ, कॉपर। कंट्री हुआ कंक्रीट, कॉपर हो गया कंट्री। कंट्री मतलब यहां कोई इंडिया नहीं, देश जो भी दिया वो कंट्री कहने का मतलब है उसका। प्लेस क्या हो गया, असम। आसाम। अब प्रोसेस क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग। तो सब्जेक्ट हेडिंग क्या बन गया, कॉपर डैश आसाम डैश मैन्युफैक्चरिंग, कंट्री डैश प्रोसेस, कंक्रीट डैश कंट्री डैश प्रोसेस। तो ये जो है कैजर का था अप्रोच। कैजर ने इस ढंग से जो है सब्जेक्ट हेडिंग निकाला। मतलब कि आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि कोई भी हुआ है, टाइटल दिया हुआ है, तो आपने क्या ढूंढना होगा, अकॉर्डिंग टू कैजर क्या ढूंढना होगा, कंक्रीट क्या है, कंट्री क्या है और प्रोसेस क्या है। और अगर सबसे पहला टर्म जो होता है वो किसका आता है, कंक्रीट का आता है। कंक्रीट बाद में नहीं आएगा, कंक्रीट हमेशा पहले आएगा। मतलब जो कंसेप्ट है वो पहले आएगा, जो मेन चीज है वो पहले आएगा। उसके बाद हाइफन के बाद प्रोसेस होगा, हाइफन के बाद कंट्री होगा, जो भी होगा। ठीक है ना। अब आ जाओ चेन इंडेक्सिंग। वो तो कैजर ने दिया था, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने चेन इंडेक्सिंग सिस्टम टेक्निक जो है उन्होंने इजाद किया था। उन्होंने बताया था क्लासिफिकेशन टूल के अकॉर्डिंगली procedure for derived class index entry which refers from a class to its class number in a more or less mechanical way। देखो क्या होता है चेन में, दैट इज आपको, अगर बहुत लंबा सा एग्जांपल चलो देख लेते हैं। इसमें लिंक कितने तरह के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के लिंक होते हैं। पहला कहलाता है साउट लिंक, दूसरा अनसाउट लिंक, तीसरा फॉल्स लिंक, चौथा मिसिंग लिंक। ये चार लिंक आपको दिए हैं। साउट लिंक मतलब होता है जो कॉन्सेप्ट
जो हमारा एक्सेस पॉइंट होगा, जो चाहिए। अनसाउट लिंक वो होता है जो कि नहीं चाहिए। सो वो पहले वाले पॉइंट में थोड़ा कंफ्यूजन था कि कंक्रीट, कंट्री एंड प्रोसेस, इट शुड बी कॉपर, असम एंड मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन बुक में कॉपर, मैन्युफैक्चरिंग एंड असम दिया हुआ है। तो मैं बस वही पूछ उससे रही कोई थी फर्क नहीं पड़ता है, आप चाहो तो उसको फिर कंक्रीट डैश प्रोसेस डैश कंट्री कर सकते हो। यहाँ पे ये जो है कंक्रीट सबसे पहले आएगा और कंट्री जो है उसको सबसे लास्ट में रख लो। ओके, ठीक है सर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन तो कहने का मतलब है पहले कंक्रीट लेंगे फिर प्रोसेस। हाँ जी, पहले कंक्रीट लेंगे फिर पहले प्रोसेस फिर कंक्रीट कंट्री। लेंगे, फिर प्रोसेस लेंगे, फिर कंट्री ले लेंगे। ओके सर, थैंक यू। सर बुक के अंदर जो कैटेगरीज है ना, कैटेगरी में कॉन्क्रीट कंट्री प्रोसेस कर रखा है, उधर आना चाहिए था कॉन्क्रीट प्रोसेस कंट्री, पर एग्जांपल में सब्जेक्ट इंडेक्सिंग में सही दे रखा है, कैटेगरी में गलत, कैटेगरी में गलत दे रखा है। कैटेगरी में आना चाहिए था कॉन्क्रीट प्रोसेस फिर कंट्री, उधर दे रखा है कॉपर मैन्युफैक्चरिंग असम। सब्जेक्ट हेडिंग वाला सही है, कैटेगरी वाला गलत दे रखा है। हाँ, मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं। ओके सर, थैंक यू। चेन इंडेक्सिंग में मतलब होता है कि चेन के तौर पे मूव करता है। मतलब कोई अगर सपोज करो कि हम कहते हैं 510 ओके, 510 क्या होता है? मैथमेटिक्स। ओके, अब जो है 500 क्या होता है? नेचुरल साइंस। देखो 00 क्या होता है कि हमें लिखने का तरीका होता है कि आपका मिनिमम 3 डिजिट में हम लिखते हैं डीडीसी का नंबर। हालांकि 500 मतलब केवल 5 का रिप्रेजेंटेशन ही नेचुरल साइंस होता है, 5 मतलब ही नेचुरल साइंस होता है। ओके, तो इसलिए इसमें हमको यह ध्यान रखना है कि 5 हो गया नेचुरल साइंस, उसके बाद 51 हो गया मैथमेटिक्स। 0 जो है वो चूंकि 3 डिजिट में मिनिमम लिखना है इसलिए हम 0 ऐड करते हैं। ओके, तो यही चेन होता है। अब उसी तरह से 511.5 देखो चेन बढ़ता जा रहा है, 511.56 चेन बढ़ता जा रहा है। तो ये जो है हर जितना जैसे जैसे बढ़ाते चले जाएंगे या बढ़े हुए से घटाते चले जाएंगे, ये क्या होगा? ईच एंड एवरी प्रेजेंट सम आइडिया, सम कंसेप्ट। तो किसी भी स्टेज पे जाओगे, जैसे सपोज कहा मैंने 511.1, ये एक कंसेप्ट बताएगा। 511 ये एक कंसेप्ट बताएगा, 51 ये एक कंसेप्ट बताएगा, 5 ये एक कंसेप्ट बताएगा। सो ये चेन है। ये आपको जो है इसको कहते हैं साउट लिंक। जहां जैसे कहा कि मैंने 511 पॉइंट, अब पॉइंट मतलब हर 3 डिजिट के बाद जो है डॉट दे दिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मतलब कि अनसाउट लिंक वो होता है जिसका कि यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मतलब नहीं है। फॉल्स लिंक ये होता है जैसे डॉट है, डॉट दे दिया, उसका कोई मतलब नहीं है डॉट का। लिंक है कि किसी के बीच में कोई कंसेप्ट छूट जा रहा है तो वो मिसिंग लिंक कहलाता है। सो देयर आर 4 लिंक्स: साउट लिंक, अनसाउट लिंक, फॉल्स लिंक, मिसिंग लिंक। स्टेप्स में क्या होता है आपको यही पता करना होता है। ये करीबन आपको 8 स्टेप्स, कितने हैं? 8 स्टेप्स होते हैं। ओके, 8 स्टेप में आपको ध्यान रखना है कैसे मूव करना है। सबसे पहला होता है स्टेप्स इन चेन इंडेक्सिंग, यह भी याद रखिएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्लास नंबर ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। पहले जो है आप जो भी है डॉक्यूमेंट जो आपके पास है, जो भी बुक है, सपोज करो कह दिया जी अलजेब्रा 513 अलजेब्रा ऐसे कुछ। अब ये जो है ये आपका क्लास नंबर हो गया। अब कहता है क्लास नंबर इन द फॉर्म ऑफ चेन, चेन के फॉर्म में लिख दो। मतलब वही 5 3 5 1 5 ये चेन के तौर पे लिख दिए।
अब सबका रिप्रेजेंटेशन दे दिए कि 513 क्या कहता है, 51 क्या कहता है, 5 क्या कहता है। डिटर्मिनेशन ऑफ लिंक, अब उसमें देखेंगे कौन सा साउट लिंक है, कौन सा अनसाउट लिंक है, कौन सा फॉल्स लिंक है, कौन सा मिसिंग लिंक है, उसके आगे लिख देंगे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू दैट जो साउट लिंक होता है उसको हम लेते हैं और स्पेसिफिक सब्जेक्ट हेडिंग प्रिपरेशन कर, लास्ट साउट लिंक से लेके हम अपवर्ड मूव करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट रेफरेंस हेडिंग जो है सर मतलब जैसे 513 है तो हम 500 बताएंगे, फिर 510, फिर और जब सब्जेक्ट 530। रेफरेंस हेडिंग तैयार हो जाता है उसके बाद फिर सीक्वल्स भी लेते हैं और क्रॉस रेफरेंस एंट्री वगैरह तैयार करते हैं। अभी एक एग्जांपल के तौर पे जब करेंगे तब पता चलेगा क्लियर कट 8 स्टेप। उसके बाद जो बच गया हम अल्फाबेटाइजेशन करके हम उसको अरेंज कर देते हैं। ओके, तो ये जो पार्ट है, अब इसका एग्जांपल के तौर पे देखो 1 बाय 1 स्टेप। सबसे पहले आपको दिया एक टाइटल है रिसर्चेस ऑन चाइल्ड साइकोलॉजी इन 100 क्या है, फिलॉसफी, पारासाइकोलॉजी एंड अकल्टिज्म, ये 100 है। उसके बाद दूसरा चेन आगे बढ़ाएंगे, 15 लेंगे, 15 लेंगे, लेकिन आपको बताया है मैंने कि 3 डिजिट में मिनिमम लिखते हैं इसलिए फिर एक 0 जोड़ देंगे। 150 क्या होता है, साइकोलॉजी। फिर ये तीसरा 5 उठाएंगे, 155 डिफरेंशियल एंड डेवलपमेंटल साइकोलॉजी होता है। 155 डॉट इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। 155.4 दैट इज चाइल्ड साइकोलॉजी होता है। फिर 15 यहां पे देखो मिस प्रिंटिंग कर दिया है, जब 15 आया तो ये 152 नहीं आएगा, ठीक है? क्या आप लोग को दिख रहा है ना? यस सर। आवाज आ रही है नहीं आ रही है? यस सर, यस सर। अब यहाँ पे ये मिस प्रिंट है, वो ध्यान रखना। Yes, sir. 155.40, अब 40 का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन जब 407 कर देते हैं तब हो जाता है यहाँ पे ये 07 का मतलब होता है टेबल 1 से लेते हैं एजुकेशन रिसर्च रिलेटेड टॉपिक 07, और 072 जब हो जाता है तो वो रिसर्च हो जाता है। 720 कोई मीनिंग नहीं है। 720 जो है एशिया के लिए यूज होता है एंड 054 इंडिया के लिए यूज होता है। तो अब देखो आप ये 155.4072.054 दैट इज यहाँ इंडिया के लिए, कि ईच एंड एवरी लिंक से आपको ये मिलता है। सपोज करो 100 ये फिलॉसफी, पारासाइकोलॉजी एंड अकल्टिज्म, ये अनसाउटेड लिंक है, यहां से हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब कहां से स्टार्ट होगा, चूंकि ये साइकोलॉजी की चीज है 150 से स्टार्ट होगा, मतलब साइकोलॉजी ये साउट लिंक हो गया, ऊपर अनसाउट लिंक हुआ। 155 डिफरेंशियल एंड डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, इसका कोई मतलब नहीं है, अनसाउट लिंक हो गया। डॉट ये फॉल्स लिंक है, मतलब इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। 4 चाइल्ड साइकोलॉजी, ये साउट लिंक हो गया। 40 फॉल्स लिंक हो गया। 407 इसका मतलब होता है एजुकेशन रिसर्च एंड टॉपिक्स, ये अनसाउट लिंक है। देखो कहां पे अनसाउट लिंक है, कहां पे फॉल्स लिंक है। जहां पे कोई मीनिंग नहीं आ रहा है वो फॉल्स लिंक है, मीनिंग आ रहा है लेकिन हमारे रिलेटेड नहीं, वो अनसाउट लिंक है। क्लियर है, जो टाइटल से रिलेटेड है। उसी तरह 4072 ये रिसर्च है, साउट लिंक है, लेकिन 20 लगा दिया, फॉल्स लिंक है। 05 एशिया हमारे टाइटल में नहीं है, ये अनसाउट लिंक है, लेकिन 54 कर दिए, इंडिया आ गया, ये साउट लिंक हो गया। तो अब देखो आपके पास जितने साउट लिंक हैं, अब उसको आप ये इसी को कहते हैं चेन इंडेक्सिंग, मतलब देखो चेन के तौर पे बढ़ता चला जा रहा है। ये जब ये हो गया तो जितने साउट लिंक हैं वो सारा आपने ले लिया। साउट लिंक क्या था, रिसर्च, चाइल्ड साइकोलॉजी, इंडिया। अब प्रिपरेशन ऑफ सब्जेक्ट रेफरेंस हेडिंग, रिसर्च कॉमा चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। ओके, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट रेफरेंस हेडिंग, मतलब जो साइकोलॉजी ढूंढने आएगा उसको भी ये किताब मिल जाएगा, चाइल्ड साइकोलॉजी ढूंढने आएगा उसको भी मिलेगा,
जो चाइल्ड साइकोलॉजी पे रिसर्च ढूंढने आ रहा है उसको भी ये किताब मिलेगा। सर यहाँ पे सॉर्ट अनसॉर्ट और मिस वो फॉल्स लिंक तो दिख गया, बट कोई एग्जांपल जहाँ पे मिसिंग लिंक भी हम यूज कर रहे हैं? मिसिंग लिंक जो है कहीं वो कुछ आएगा तभी बता सकते हैं, ऐसा तो मैंने अभी तैयार नहीं किया है कि भाई एग्जाम। नो इश्यू सर। तो उसमें मिसिंग आपको नहीं लेना है। मिसिंग लिंक करने का मतलब कि यहाँ पे आना चाहिए, वो टर्म रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, मिस हो गया है, वो मतलब होता है। तो कोई क्लास नंबर होगा जहां पे कि उसका कोई एक पार्ट जो नहीं आ रहा है वो मिसिंग लिंक में हो सकता है कि एग्जांपल आगे हो, लेट अस सी। लेकिन मिसिंग लिंक भी आपको नहीं लेना है, आपको केवल और केवल सब्जेक्ट हेडिंग निकालने के लिए साउट लिंक को ही ध्यान में रखना है। ओके सर। दूसरी बात है कि आपको केवल साउट लिंक पे ही ध्यान रखना, मिसिंग लिंक का कुछ मतलब ही नहीं बनता, इसलिए क्यों उस पर परेशान होते हो, ठीक है। फॉल्स लिंक पे कुछ नहीं बनता है, बस आपको साउट लिंक का ध्यान रखना है। अगर इस क्वेश्चन को पूछा जाता है तो आप इसमें जो है एक एग्जांपल कोई भी ये ले लो या कुछ अपने तरीके से ले लो, दैट्स ऑल। मिसिंग लिंक केवल ये होता है कि आपका उसमें अवेलेबल नहीं है, वो मिस कर रहा है। देखो यहाँ पे आपके पहले जो समझाया है, ये देखो, मिसिंग लिंक रिप्रेजेंट्स दोज कंसेप्ट दैट आर नॉट अवेलेबल इन द प्रिफर्ड क्लासिफिकेशन। जो आपने क्लास नंबर लिया ना, वहां पे वो टाइटल का कुछ पार्ट मिसिंग है। दीज आर इंसर्टेड बाय द इंडेक्सर बाय मींस ऑफ वर्बल एक्सटेंशन एट द चेन विद गैप कॉरस्पॉन्डिंग। सर मीटिंग में आ जाओ सर। क्लास नंबर आप डाले हो, उस क्लास नंबर में वो कंसेप्ट नहीं आ रहा है तो वो मिसिंग हो गया। तो आप अगर चाहो तो उसको डाल सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो। एक एग्जांपल आप बढ़िया सा याद रख लो, और आपका काम हो जाएगा चेन इंडेक्सिंग का। क्योंकि चेन इंडेक्सिंग में आपको चेन इंडेक्सिंग अगर पूछता है तो चेन इंडेक्सिंग क्या है, इसके स्टेप्स क्या है, इसमें मेन है साउट लिंक इंपॉर्टेंट है, SL। ओके सर मैं ये पूछ रही थी कि जैसे सर हम प्रिपरेशन ऑफ इंडेक्स एंट्रीज बनाते हैं, उसके अंदर हम जितने भी हमारे साउट लिंक के अकॉर्डिंग वर्ड्स आए जो लिंक हुए आपस में, उसके अकॉर्डिंग एडिशनल एंट्रीज बनाते हैं, सी ऑल्सो लिखकर। देखिए पहले तो साउट लिंक में जो है आपने बना दिया, रेफरेंसिंग कर सकते हैं, क्रॉस रेफरेंस कर सकते हैं, जिसको कि सी ऑल्सो में हम डालते हैं। ये जैसे सपोज करो, ये देखो रिसर्च चाइल्ड साइकोलॉजी है ना, रिसर्च कॉमा चाइल्ड साइकोलॉजी, इसका ये होता है 1524072, कहता है सी ऑल्सो रिसर्च चाइल्ड। अब चाइल्ड साइकोलॉजी केवल डाल दिया, सी ऑल्सो रिसर्च चाइल्ड साइकोलॉजी इंडिया। मतलब आप यहां से यह भी देख सकते हो, यह भी देख सकते हो। अब इंडिया कॉमा रिसर्च कॉमा चाइल्ड साइकोलॉजी, सी रिसर्च कॉमा चाइल्ड साइकोलॉजी इंडिया। यहाँ पे सी मतलब आपने जो टर्म दिया है वो ऐसे दिया हुआ है, लेकिन कोई ऐसे भी पूछ सकता है, उसको कहता है ये देखो, क्योंकि आपने हेडिंग दिया है। उसके बाद मेन चीज होता है कि इसको अल्फाबेटाइजेशन कर दो, कि कौन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कर दो, और ये आपको मिल जाएगा। तो इसमें क्रिटिसिज्म इसका क्या है कि टू मच डिपेंडेंसी ऑन क्लासिफिकेशन स्कीम, बिकॉज क्लासिफिकेशन के आधार पे ही जो है चेन बनता है, क्लासिफिकेशन नहीं रहेगा तो चेन नहीं बनेगा। डिसअपियरेंस ऑफ चेन, चेन डिसअपियर इन ईच स्टेज ऑफ डिराइविंग सब्जेक्ट, मतलब हर जगह जो है चेन डिसअपियर होता है, फिर नया चेन बनता है, मतलब नया क्लास नंबर लिखते हैं, फिर बढ़ जाता है, फिर बढ़ जाता है, ऐसे करके। लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी, चेन इंडेक्सिंग प्रोवाइड्स ओनली वन स्पेसिफिक एंट्री एंड अदर्स आर सब्जेक्ट रेफरेंसेस। अनसुटेबिलिटी फॉर कंप्यूटराइजेशन, जो कंप्यूटराइजेशन सिस्टम होता है उसमें यह सुटेबल नहीं होता है। रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, इट मेक्स डायरेक्ट एक्सेस टू स्पेसिफिक सब्जेक्ट हेडिंग पॉसिबल ओनली फॉर दोज हु न्यू द स्पेसिफिक सब्जेक्ट। जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट हेडिंग जानता है उसके लिए तो ठीक है, जो नहीं जानता है उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत है, उसमें हमको फिर क्रॉस रेफरेंस करना पड़ता है। अब ये
प्री कोऑर्डिनेट के अंदर में ही हम देखते हैं प्रीसीज आता है, दैट इज प्रिजर्व कंटेक्स्ट इंडेक्स सिस्टम। प्रीसीज, प्रिजर्व कंटेक्स्ट इंडेक्स सिस्टम। ये क्या है? सिस्टम ऑफ सब्जेक्ट इंडेक्सिंग है, जिसमें इनिशियल स्ट्रिंग ऑफ टर्म्स ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंग टू द स्कीम ऑफ रोल ऑपरेटर। रोल ऑपरेटर के तहत जो है इसका स्ट्रिंग मतलब क्या होता है? जो हम टर्म यूज करते हैं, इंडेक्स टर्म लेते हैं, वो हमारा स्ट्रिंग कहलाता है। इस कंप्यूटर मैनिपुलेटेड इन सच ए वे, जैसे क्या था कि ये जो चेन इंडेक्सिंग था ये कंप्यूटर मैनिपुलेटेड नहीं हो पाता था। प्रीसीज जो आया, जैसे कि पहले ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी जो अपना एक यूज करता था वो चेन इंडेक्सिंग सिस्टम यूज करता था। किसके लिए? ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी के लिए, इंडेक्सिंग करने के लिए। लेकिन वो कंप्यूटराइज सिस्टम में यूज नहीं हुआ। तब जो है उसने एक डेवलप किया, दैट इज क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप ऑफ लंदन, है ना, एंड डेरिक ऑस्टिन, दोनों ने मिलकर 1970 प्रीसीज को डेवलप किया, दैट इज प्रिजर्व्ड कंटेक्स्ट इंडेक्स सिस्टम। तो 1950 से लेके 70 तक ये चेन इंडेक्सिंग ही यूज करता था ब्रिटिश, जो कि हमारे रंगनाथन साहब ने दिया था। तो 71 में ये प्रीसीज का डेवलपमेंट किया, जो कि कंप्यूटराइज सिस्टम पे है। सर पूछ रही हूँ, हाँ सर, मतलब कहने का मतलब 1950 में ये चेन इंडेक्सिंग आया था, जो कि सिस्टम में हम लोग का नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण 1970 में फिर हमारा ये प्रीसी आया बस। तो इसमें और भी कुछ चेंजिंग है, इसमें और भी कुछ चेंजिंग मैथमेटिक्स वर्क का कुछ हुआ था सर, जिसके कारण फिर हमको ये प्रेशर लाने की जरूरत पड़ गई थी। आपको पता है कि हर समय जो है ना कुछ चेंजिंग चाहिए होता है। कोई भी सिस्टम जो है 100% फुल प्रूफ नहीं है। अभी आप मोबाइल यूज कर रहे हो, इसमें क्या आपको क्या दिक्कत हो रही है? फिर जो है नया मोबाइल आप लोगे कि नया वर्जन जो अपग्रेडेड होगा, अभी तो सारा चीज सिस्टम है। 3GB का ले रहे हैं, आज आपके अपने मोबाइल होगा तो कम से कम 3GB 4GB का मोबाइल होगा। 1-2 साल के बाद बोलोगे 6GB वाला जो चाहिए। क्यों चाहिए भाई? क्यों चाहिए? यस, बस यही जानना था कि क्या क्या चेंजिंग हुआ था जिसके कारण ये आया था, ये पूछ रही थी। The need and technology change. ये प्रीसीज कंप्यूटराइज सिस्टम में है, वो आपका मैनुअल सिस्टम में था, अब ये कंप्यूटराइज सिस्टम में है। हमेशा जो प्रीसीज से आगे भी अब कंप्यूटराइज सिस्टम में आ गया। तो ये तो डेवलपमेंट तो होता ही रहता है ना, बिना डेवलपमेंट का कुछ चलेगा क्या? बिना डेवलपमेंट का तो नहीं हो सकता ना। इसलिए सिस्टम जो है दैट इज 50 पे मैनुअल चल रहा था। जब कंप्यूटर सिस्टम आने लग गया तो कंप्यूटर सिस्टम में तो फिर सोचा भाई चलो कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू इंडेक्सिंग हो। तो इसलिए ये तो डेवलपमेंट वर्क है, ये सब चलता रहता है। सब में कुछ ना कुछ नया फीचर आते हैं, उस फीचर को फिर हम लोग क्या करते हैं, देखते अच्छा इसमें ये फीचर आ गया। तो प्रीसीज is a system of subject indexing in which initial string of terms organized according to the scheme of role operator। मतलब जो स्ट्रिंग किसको कहा? स्ट्रिंग ऑफ टर्म्स मतलब जो हमने टर्म सेलेक्ट किया है उसको रोल ऑपरेटर के तहत हम ऑर्गेनाइज करते हैं, अरेंज करते हैं, और फिर ये कंप्यूटर मैनिपुलेटेड सिस्टम के द्वारा हमारा तैयार होता है, जिससे कि इंडेक्सिंग टर्म बन जाता है। अब आपको देखिए ऑब्जेक्टिव जो है भी है, इसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका है कि हम एग्जांपल पे चलते हैं कि रोल ऑपरेटर क्या, दो तरह का प्राइमरी रोल ऑपरेटर होता है, इसका सेकेंडरी रोल ऑपरेटर होता है। ठीक है, पहले इसको वो समझो, उसके बाद फिर हम आते हैं इसके में। तो रोल ऑपरेटर्स बने, सबसे पहले इनपुट स्ट्रिंग और रोल ऑपरेटर, ये दो चीज समझो। माने सेट ऑफ टर्म्स जो है हम अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द रोल ऑपरेटर। रोल ऑपरेटर क्या है? दो तरह का ऑपरेटर होता है, एक ये देखो प्राइमरी ऑपरेटर और दूसरा होता है सेकेंडरी ऑपरेटर। ठीक है, प्राइमरी ऑपरेटर में क्या होता है? ऑपरेटर क्या क्या है? प्राइमरी ऑपरेटर है 1 2 3। ओके, 0 जो होता है वो लोकेशन को बताता है, 1 जो होता है की सिस्टम होता है। की सिस्टम क्या? थिंग व्हेन एक्शन नॉट प्रेजेंट। ठीक है, दूसरा जो होता है एक्शन होता है। 1 है की सिस्टम जिसमें की एक्शन नहीं है, दूसरा है एक्शन
इफेक्ट ऑफ एक्शन। तीसरा है परफॉर्मर ऑफ ट्रांजिटिव एक्शन, दैट इज एजेंट इनटेक। ये आपका था एनवायरमेंट ऑफ कोर कंसेप्ट, दैट इज कोर कंसेप्ट पार्ट। अब एक्स्ट्रा कोर कंसेप्ट क्या है? 4, व्यू पॉइंट एज फॉर्म, 5 सेलेक्टेड इंस्टेंस स्टडी रीजन, 6 फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, दैट इज टारगेट यूजर। उसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी ऑपरेटर्स, जिसमें कहते हैं कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट, ये आपका है F बाउंड कोऑर्डिनेट कंसेप्ट, G स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट कंसेप्ट, डिपेंडेंट एलिमेंट P पार्ट प्रॉपर्टी, ये सब हम जो है अभी यूज करेंगे। Q मेंबर ऑफ क्वासी जेनरिक ग्रुप, R असेंबली, A स्पेशल क्लास ऑफ एक्शन, S जो है रोल डिफाइनर, T ऑथर एट्रीब्यूटेड एक्शन, U टू वे इंटरैक्शन। ये आपका जो है प्राइमरी ऑपरेटर एंड सेकेंडरी ऑपरेटर जो है ये है, जिसमें कि 1 2 0 1 2 3 4 5 6 F G P Q R S T U, ये जो ब्लॉक में है, यू शुड हैव टू रिमेंबर दिस, रखना है। एंड स्कीमा आउट्स ये भी याद रखना है। अब हम लोग आते हैं, इसको छोड़ो, अब एक आते हैं एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस सी, एग्जाम्पल है, ध्यान से देखना। University libraries in West Bengal, we are doing indexing with the help of PRECIS, okay? तो अब PRECIS के आधार पे हमने कहा, वहां पे था कि will be arranged according to the role operator। रोल ऑपरेटर में 2 तरह का मैंने क्या कहते हैं चीज था, प्राइमरी ऑपरेटर एंड सेकेंडरी ऑपरेटर, ओके? तो अब जो है सबसे पहली बात, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज इन वेस्ट बंगाल, जब आप इसको एनालाइज करोगे, किताब को पढ़ोगे, तो आता है कि ये जो बुक है वो है मेजरमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज इन वेस्ट बंगाल। जब ये थॉट कंटेंट है, समझ में आ रही बात? मेजरमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस इन वेस्ट बंगाल, टाइटल था यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज इन वेस्ट बंगाल, लेकिन जब उसका कंटेंट्स को देखा तो ये समझ में आया कि अरे ये तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज के परफॉर्मेंस का मेजरमेंट है जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज वेस्ट बंगाल में है। तो अब क्या करेंगे? इनपुट स्ट्रिंग तैयार करेंगे। कैसे तैयार करेंगे? वही प्राइमरी ऑपरेटर एंड सेकेंडरी ऑपरेटर, जो ऑपरेटर है ऑपरेटर के अनुसार जो है तैयार करेंगे, ओके? कैसे करेंगे? तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, आपने पूरा चीज जैसे पढ़ा, प्रिपरेशन ऑफ इनपुट स्ट्रिंग, कैसे? आइडेंटिफाइंग द कंसेप्ट, सिग्निफाइंग एन एक्शन। अगर कोई एक्शन है, यहाँ पे एक्शन आपको क्या नजर आ रहा है? मेजरमेंट, ये है ना? मेजरमेंट मतलब मापना। मापना क्या? मापोगे। मापोगे मतलब क्या करोगे? एक्शन करोगे। एक्शन करोगे तो ये एक्शन वर्ड कहाँ पे है? अब आ जाओ यहाँ पे, टेबल देखो, ये देखो आपका, ये देखो क्या है? एक्शन 2 एक्शन है ऑपरेटर में। 3 जो है परफॉर्मर ऑफ ट्रांजिटिव एक्शन है, इनटेक फैक्टर। अब यहां पे देखो क्या कहता है ये, फिर आ जाइए, ये देखिए क्या था भाई? मेजरमेंट को क्या चीज से? बाय द रूल ऑपरेटर 2 से कर देगा, ठीक है ना? आइडेंटिफाइंग द काइंड ऑफ एक्शन रिप्रेजेंटेड बाय दिस टर्म, वेदर ट्रांजिटिव एक्शन और ट्रांजिटिव एक्शन, intransitive action. Measurement is clearly transitive action since it is capable of taking an object. 2 तरह का एक्शन होता है, एक सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो ये जो एक्शन है, 2 तरह का एक्शन है, ट्रांजिटिव एक्शन एंड इंट्रांजिटिव एक्शन। जब इंट्रांजिटिव एक्शन है तो मेजरमेंट, किसका मेजरमेंट कर रहे हैं? दैट इज मेजरमेंट मतलब परफॉर्मेंस का मेजरमेंट कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? परफॉर्मेंस का। तो अब परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा? आ जाइए फिर यहां पे देखिए, की सिस्टम क्या है? दैट इज थिंग व्हेन एक्शन नॉट प्रेजेंट, थिंग टुवर्ड्स व्हिच एन एक्शन इज डायरेक्टेड। मतलब वह चीज, क्या चीज है? परफॉर्मेंस, जिसपे कि एक्शन क्या हो रहा है? मेजरमेंट।
तो ये मेजर परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, कोर कंसेप्ट 1। क्लियर, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर। इसलिए मैं वहां से यहां और वो रोल ऑपरेटर पे आपको बार बार लेके जा रहा हूं। सो परफॉर्मेंस क्या हो गया, तो जो भी चीज होता है उसका जो रोल ऑपरेटर है वो उसके पहले हम ब्रैकेट के अंदर में लिख देते हैं। जैसे कि परफॉर्मेंस के पहले लिख दिए 1, मेजरमेंट के पहले लिख देंगे 2। अब हम देखेंगे 1 परफॉर्मेंस है, लेकिन परफॉर्मेंस किसका है, तो मेन पार्ट थिंग क्या है, 1 क्या है, यूनिवर्सिटीज। किसका है, यूनिवर्सिटीज। अब आ जाओ मेन, यहां पे 1 पहले परफॉर्मेंस था, अब परफॉर्मेंस किसका, तो यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटीज 1 हो जाएगा अब। और यूनिवर्सिटीज के बाद अब फिर आ जाओ यहाँ पे, इसका सेकेंडरी ऑपरेटर देखोगे, डिपेंडेंट यूनिवर्सिटी है, पी पार्ट, पार्ट मतलब लाइब्रेरी डिपेंडेंट है यूनिवर्सिटी पे, ते क्या हो गया, यूनिवर्सिटी के अंदर में लाइब्रेरी हो गया, बिकॉज लाइब्रेरी यूनिवर्सिटीज का पार्ट है प्रॉपर्टी का। ठीक है, यस सर। अच्छा, पी पार्ट है, अब प्रॉपर्टी भी क्या है, परफॉर्मेंस। पी भी परफॉर्मेंस है बिकॉज इसी का पार्ट है। तो देखोगे आप, देखो वहां पे जाके फिर देखो पार्ट के साथ साथ प्रॉपर्टी भी है। सो परफॉर्मेंस जो है इज द प्रॉपर्टी ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज एंड लाइब्रेरीज इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज। तो ये पीपी 1 यूनिवर्सिटीज हो गया, पीपी इसका पार्ट, सेकेंडरी ऑपरेटर है ये। फिर ये प्राइमरी ऑपरेटर में 2 मेजरमेंट आ गया। देखो प्राइमरी ऑपरेटर इसके पहले लिखाता है, सेकेंडरी ऑपरेटर उसके बाद लिखाता है। ठीक है, अब रिमेनिंग टर्म क्या बच गया, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल क्या है, लोकेशन है। लोकेशन के लिए क्या यूज किया गया है, लोकेशन के लिए प्राइमरी ऑपरेटर में आप देखोगे 0 यूज किया है। प्राइमरी ऑपरेटर में क्या यूज किया है, देखो यहाँ पे ये लोकेशन 0। सो वेस्ट बंगाल जो है वो लोकेशन है। तो वेस्ट बंगाल का, वेस्ट बंगाल 0 हो गया, यूनिवर्सिटीज हो गया, लाइब्रेरीज हो गया, परफॉर्मेंस हो गया, मेजरमेंट हो गया। देखो अब इसको अरेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटर। अब देखो यहाँ पे ये बनेगा, जैसे सपोज करो जब इंडेक्स एंट्रीज तैयार करेंगे तो पहला जो इंडेक्स बनेगा वो वेस्ट बंगाल बनेगा, उसके साथ क्या लगा हुआ रहेगा, यूनिवर्सिटीज, लाइब्रेरीज, परफॉर्मेंस, मेजरमेंट। ओके, अब वेस्ट बंगाल को हटा के अगर यूनिवर्सिटीज ले लोगे, यूनिवर्सिटीज किस कहां पे, कॉमा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल इधर चला जाएगा राइट साइड, यूनिवर्सिटीज ऊपर आ जाएगा। अब हो जाएगा लाइब्रेरीज, परफॉर्मेंस, मेजरमेंट। अब फिर लाइब्रेरीज को ऊपर ले आओगे, लाइब्रेरीज, यूनिवर्सिटीज, वेस्ट बंगाल, ये परफॉर्मेंस, मेजरमेंट। फिर परफॉर्मेंस ऊपर जाएगा, परफॉर्मेंस, लाइब्रेरीज, यूनिवर्सिटीज, वेस्ट बंगाल, मेजरमेंट। ये देखो जो हाईलाइटेड है मतलब चूज वहां से होगा, मेजरमेंट, तो मेजरमेंट, परफॉर्मेंस, लाइब्रेरीज, यूनिवर्सिटीज, वेस्ट बंगाल। तो ये जो आपका है ये एक तरह से क्या होता है, तैयार होता है इनपुट स्ट्रिंग। और इस तरह से जो बोल्ड लेटर में है वो स्ट्रिंग हो जाता है, इनपुट स्ट्रिंग जो है जिससे कि सर्च होता है। और यहाँ पे फिर जो है इस तरह से कोई एग्जाम्पल लेके आप याद रखना कि असाइनमेंट में भी हो सकता है कि ये दिया रहता है कि भाई कैसे प्रीसीज को तैयार करना, कि बाय गिविंग एन एग्जांपल रोल ऑपरेटर, ठीक है, हाउ कैन इनपुट स्ट्रिंग बी प्रिपेयर्ड। सर जैसे हमारा इसका प्रोटोकॉल है, उसका भी पीएमएसटी दोनों सेम ही मतलब कर रहा है। तो वो मैं बोल रही थी कि दोनों को हम लोग मिला के जैसे देखते हैं कि वो भी मेरा उस तरह का ही फॉलो करता है जैसे अभी मैं इस इंडेक्सिंग को करने के लिए कर रही थी। तो वही मैं बोल रही थी कि मान लो जैसे कि मैं ये प्रोटोकॉल भूल जाती हूँ क्योंकि इसमें कहाँ पी जाएगा ये जाएगा, तो मैं इंडेक्सिंग करने के लिए बैठे होंगे तो मैं उसको लेके अपने, मान लीजिए मैं दिमाग में रखी हूँ कि मैं उसके तरह इसको छाट सकती हूँ, तो वो गलत तो नहीं होगा, मैं ये कहना चाहती हूँ क्योंकि दोनों तो सेम काम कर रहा है। नहीं सेम काम नहीं कर रहा है। देखो आपको जब बताएगा
जब आपको प्रैक्टिकली काम करना हो में, तो आप सब्जेक्ट हेडिंग से हेडिंग देते हैं, आप इंडेक्सर नहीं बन रहे हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी पार्ट में यह है कि आपको पता होना चाहिए कि कहीं जैसे सपोज करो अकॉर्डिंग टू प्रीसिज यहाँ काम होता है, कहते हैं ना कि हाँ आपको प्रोसेस पता, आपने डीडीसी पढ़ लिया, लेकिन अगर आप चले गए उस लाइब्रेरी में जहां कोलन क्लासिफिकेशन चल रहा है, तब क्या करोगे आप? बोले भाई हम तो उससे भी तो कर देते हैं। क्या होता है, जहां जो सिस्टम फॉलो होता है, जिस तरह से काम हो रहा है, हमको उसी ढंग से काम करना है, ठीक है। जी सर। दूसरा, रिपोर्ट ऑन द फेमिनिस्ट व्यू पॉइंट ऑन मैरिज। अब यहां पे इनपुट स्ट्रिंग जो है दूसरा, दैट इज मैरिज, 4 नंबर पॉइंट, 6 नंबर जो है रिपोर्ट। आप देखो यहां पे, अब मैं आपको दिखा देता हूं, 2 4 6 मैरिज, फेमिनिस्ट, रिपोर्ट। अब आप स्टार्ट देखो यहां पे, रोल ऑपरेटर में आ जाओ, 2 क्या है, एक्शन है, यहाँ 4 क्या है, व्यू पॉइंट है, तो फेमिनिस्ट व्यू पॉइंट का क्या हो गया, 4। रिपोर्ट मतलब फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, किस तरह का डॉक्यूमेंट, दैट इज रिपोर्ट है, तो ये 6 हो गया। तो 2 4 6 ये आपका हो गया प्राइमरी ऑपरेटर का पार्ट, और अकॉर्डिंगली जो है इनपुट स्ट्रिंग जो है वो अरेंज कर दिया। ये देखो, मैरिज, फेमिनिस्ट व्यू पॉइंट्स, रिपोर्ट्स, फेमिनिस्ट व्यू पॉइंट्स ऊपर ले लिया, दैट इज मैरिज, यहां ऐसा होना चाहिए था, मैरिज ऊपर चला जाता है, नहीं तो फिर मैरिज, फेमिनिस्ट व्यू पॉइंट, रिपोर्ट्स, मतलब ये है रिपोर्ट, मैरिज, फेमिनिस्ट व्यू पॉइंट। उसी तरह से आप एक और एग्जांपल ले लिया, यहां पे प्लानिंग ऑफ लाइब्रेरीज बाय आर्किटेक्ट, एग्जांपल इनपुट स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, लाइब्रेरीज, दूसरा प्लानिंग, और ये जो है बाई और ऑफ जो है ये आपका सेकेंडरी ऑपरेटर के अंदर में ये है, और तीसरा आर्किटेक्ट। तो इसका जो है हमारा यूज नहीं होगा, लाइब्रेरीज, प्लानिंग बाय आर्किटेक्ट, प्लानिंग लाइब्रेरीज बाय आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट प्लानिंग ऑफ लाइब्रेरीज, ये चीज है। तो ये आपका है कि हमारा प्रीसिज होता क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसका फीचर्स क्या है। तो प्रीसिज क्या हो गया, आपको ये ध्यान में आ गया कि भाई it is a system of subject indexing in which initial string of terms organized according to the scheme of role operator. Role operator क्या है, 2 तरह का ऑपरेटर है, प्राइमरी ऑपरेटर, सेकेंडरी ऑपरेटर, and it is a computer manipulated in such a way that each shout term in the string function as the approach term. हर टर्म इसका अप्रोच टर्म होगा, जैसे कि आपने देखा वेस्ट बंगाल अप्रोच टर्म, यूनिवर्सिटीज अप्रोच टर्म, लाइब्रेरीज अप्रोच टर्म, परफॉर्मेंस अप्रोच टर्म, मेजरमेंट अप्रोच टर्म. So each and every input string is the approach term. Approach term, that term which is used by the user to find out the document. Entries are restructured at every step. हर step पे entry जो है restructured होता है, मतलब कि पहले जो ऊपर जाता है उसके बाद फिर दूसरा जो बचा हुआ है वो नीचे रहता है। तो ये आपका प्रीसिज होता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये कहता है कंप्यूटर नॉट द इंडेक्सर शुड प्रोड्यूस ऑल इंडेक्स एंट्रीज, मतलब यहाँ पे कंप्यूटर प्रोड्यूस करता है ना कि इंडेक्सर प्रोड्यूस करता है। इंडेक्सर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू प्रिपेयर द इनपुट स्ट्रिंग। इंडेक्सर का क्या काम है कि भाई वो इनपुट स्ट्रिंग तैयार करेगा, नेसेसरी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देगा, जनरेट कर देगा इन देयरफॉर। उसके बाद कहता है ईच ऑफ साउट टर्म शुड फाइंड इंडेक्स एंट्रीज एंड ईच एंट्री शुड एक्सप्रेस द कंप्लीट साउट कंटेंट। प्रत्येक एंट्री जो है कंप्लीट, इसलिए कहते हैं कि जो ऊपर में टर्म रहता है अप्रोच टर्म, उसके नीचे सारा टर्म रहता है, मतलब कि वो पूरा का पूरा जो है वो अप्रोच टर्म पूरा कंसेप्ट को बताता है, शुड एक्सप्रेस द कंप्लीट साउट कंटेंट्स। प्रत्येक एंट्री एक्सप्रेसिव होती है। द सिस्टम शुड बी बेस्ड ऑन सिंगल सेट ऑफ लॉजिकल रूल्स, एक ही रूल से काम करता है ये नहीं कि
एक के लिए अलग, दूसरे के लिए अलग। इसलिए जो रोल ऑपरेटर है वो हमेशा रोल ऑपरेटर, वही प्राइमरी ऑपरेटर, सेकेंडरी ऑपरेटर यूज किया जाता है। ठीक है, फीचर्स इसके देखोगे, इट इज मोर एमिनेबल टू ऑटोमेटिक मैनिपुलेशन देन इंडेक्सिंग बेस्ड ऑन द नोटेशनल क्लासिफिकेशन। जो पहले था ऑटोमेटिक मैनिपुलेशन, बिकॉज हमने इनपुट स्ट्रिंग तैयार किया, दे दिया कंप्यूटर को, कंप्यूटर जो है निकाल दिया। द परमुटेड एंट्रीज रीड नेचुरली। The term are linked to a machine held thesaurus, thereby providing possible C and C also references. It can be adapted to other language also. These are the features, इसको भी याद रखिएगा। इसका दो प्रिंसिपल होता है। दो प्रिंसिपल्स क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कंटेक्स्ट डिपेंडेंसी और प्रिंसिपल टू वन रिलेशनशिप। दो तरह का प्रिंसिपल पे काम करता है ये। कंटेक्स्ट डिपेंडेंसी क्या होता है? कौन सा कंटेक्स्ट डिपेंड करता है? जैसे कहते हैं कि भाई मेजरमेंट, किस चीज का मेजरमेंट? दैट इज परफॉर्मेंस। सो मेजरमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, परफॉर्मेंस के ऊपर। सो कंटेक्स्ट डिपेंडेंसी यहां पे चीज होती है। One-to-one, that is when the terms are organized according to the principle of context dependency, they form one-to-one related sequence. देखो ये जो है आपने देखा था कि कनेक्टिव्स जो वहां पे यूज किया था ना, ये $V, $W, ये जो है आपका स्कीमा कोड है, ये सेकेंडरी कोड। इधर देखो ये प्राइमरी कोड है। इधर से ज्यादा जो है हमारा कंसेप्ट ये प्राइमरी और सेकेंडरी ऑपरेटर में है। ये जो है डिफरेंट कोड्स के लिए यूज किया जाता है। जैसे सपोज करो प्रीपोजिशन है ये, और कुछ कुछ पार्ट है तभी उसको यूज करते हैं, अदरवाइज इसको नहीं यूज करते हैं। तो मेन चीज इसी से आपका काम चल जाता है। एंट्री स्ट्रक्चर जो होता है 2 लाइन 3 पार्ट में ये एंट्री स्ट्रक्चर होता है। 2 लाइन क्या है? लीड क्वालिफायर एक लाइन में होता है, डिस्प्ले जो है दूसरे लाइन में होता है। तो ये लीड जो है और 3 टर्म हुआ। 3 पार्ट क्या क्या होता है एंट्री स्ट्रक्चर में? लीड, क्वालिफायर, डिस्प्ले। लीड क्वालिफायर एक लाइन में होता है, डिस्प्ले जो है नेक्स्ट लाइन में होता है। तो लीड क्या होता है? इट इज द अप्रोच टर्म। जैसे कि आपको कह दिया वेस्ट बंगाल, नीचे में जो है यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी, परफॉर्मेंस, मेजरमेंट, ऐसे। तो वो हमारा लीड। Position is occupied by the terms that sets the lead to into a wider context, general to specific. Display position is occupied by those additional set, जो भी मेन बोल्ड में पार्ट रहेगा वो डिस्प्ले पार्ट में कहलाएगा। स्टेप्स एग्जांपल आपको बताई दिया। स्टेप्स में क्या होता है कि पहला स्टेप जो है जीरो में आपने जो टाइटल लिखा है उसको लिख दिया है। वो एनालिसिस के मतलब कि कंटेंट्स को पढ़िए, किताब को देखिए, डॉक्यूमेंट को देखिए, और उसका जो है नेचुरल लैंग्वेज में आप उसको लिख दीजिए कि टाइटल कहता क्या है। जैसे कि टाइटल था यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इन वेस्ट बंगाल, लेकिन आपने जब 1 में एनालाइज किया तो देखा इट इज द मेजरमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इन वेस्ट बंगाल। फिर आप इसको क्या करोगे? प्रिपरेशन, सेकेंड स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ इनपुट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग करने के बाद थर्ड स्टेप जनरेशन ऑफ इंडेक्स एंट्रीज। तो 0, 1, 2, 3 एंड 4 में जनरेशन ऑफ सपोर्टिंग रेफरेंस एंट्रीज, दैट इज C एंड C ऑल्सो। और 5वां स्टेप में अल्फाबेटाइजेशन। सो आप ये ध्यान रखिए कि भाई इसमें जो है 5 स्टेप में काम होता है प्रीसिज में। ये स्टेप आपको याद रखना है। अब आइए पॉप्सी देखिए। पॉप्सी जो है इंडिया बेस्ड है, दैट इज इंडिया में डेवलप किया गया था। DRTC डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर, उसने डेवलप किया था बेंगलोर में जो है। इसको कहते हैं पोस्टुलेट बेस्ड परमुटेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग। पोस्टुलेट बेस्ड इंडेक्सिंग सिस्टम।
इज सब्जेक्ट हेडिंग, और इसके द्वारा तैयार किया गया था। भट्टाचार्य जी थे जिन्होंने इसको, रंगनाथन साहब ने जो ये DRTC एस्टेब्लिश किया था, तो उसी गणेश भट्टाचार्य ने पॉप्सी को डिजाइन किया था। कंसेप्ट ऑफ पॉप्सी में सबसे पहले कहता है डीप स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट इंडेक्सिंग लैंग्वेज, DSSIL, डीप स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट इंडेक्सिंग लैंग्वेज। इसको डायग्रामेटिकली ऐसे दिखाया इसने, देखिए यहां पे DAEP क्या है, इस डिसिप्लिन, तो एलिमेंट्री कैटेगरी होती है, सब्जेक्ट होता है, जैसे कि आपका फिजिक्स है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है, ये हो गया D। एंटाइटी क्या है, दैट इज इट इज एन एलिमेंट्री कैटेगरी दैट इंक्लूड्स मैनिफेस्टेशन हैविंग कंसेप्चुअल कोरिलेट्स। जैसे कि आप किसी फिजिक्स में एनर्जी ले लीजिए, लाइट ले लीजिए, बॉटनी में प्लांट ले लीजिए, एनिमल ले लीजिए, जूलॉजी में, तो ये सारा जो है इंटाइटी है। एक्शन क्या है, कुछ वर्क, जैसे ट्रीटमेंट है, इवेल्युएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब आपका एक्शन आता है, DEA। अब P क्या है, P जो है आपका क्या है, प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या, दैट इज एट्रीब्यूट, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी भी हो सकता है, ये DEAP है। सो मॉडिफायर का 4 कैटेगरी है इन पॉप्सी, देयर आर 4 मॉडिफायर्स, ये 4 मॉडिफायर्स है, DEAP, डिसिप्लिन, और क्या है, इंटाइटी, और क्या है, एक्शन, और P प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहां सब में देखिएगा M दिया हुआ है, M जो है वो मॉडिफायर है, ये देख रहे हैं M जो है ये मॉडिफायर है। यस सर। मॉडिफायर 2 तरह का है, एक ये आपका कॉमन मॉडिफायर है, दूसरा स्पेशल मॉडिफायर है। मॉडिफायर क्या करता है, एक कैटेगरी को मॉडिफाई करता है, माने या तो डिक्रीज करेगा एक्सटेंशन एंड इंक्रीज करेगा इंटेंशन विदाउट डिस्टर्बिंग द कंसेप्ट, ये कॉमन मॉडिफायर है। जैसे कहते हैं कॉमन मॉडिफायर में दे रेफर टू स्पेस, जैसे लाइब्रेरीज इन इंडिया। तो अब टाइम जोड़ दो इसमें, लाइब्रेरीज इन इंडिया 19th सेंचुरी, तो ये कॉमन मॉडिफायर हो गया। स्पेस सब जगह एक ही जैसा, दैट इज अगर आपको वो स्पेस कहीं और यूज करना चाहो तो वो कॉमन मॉडिफायर है। जैसे सपोज करो इंडिया, इंडिया कहीं भी यूज हो सकता है, चाहे वो साइंस में यूज हो, चाहे वो लाइब्रेरी साइंस में हो, चाहे वो किसी और पार्ट में हो, दैट इज कॉमन मॉडिफायर। वो कॉन्सेप्ट को चेंज नहीं करता। जैसे हिस्ट्री है, अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया कर दिया। स्पेशल मॉडिफायर क्या है, स्पेशल मॉडिफायर जो होता है यूज्ड टू मॉडिफाई ओनली वन ऑफ द एलिमेंट्री कैटेगरीज, इट मे बी ऑफ डिसिप्लिन बेस्ड और इंटाइटी बेस्ड और प्रॉपर्टी बेस्ड। वो किसी भी एक को जो है वो मॉडिफाई करेगा। ऑर्गेनाइजिंग क्लासिफिकेशन एंड एसोसिएटिव क्लासिफिकेशन, देखिए ये कह रहा है कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑर्गेनाइजिंग क्लासिफिकेशन एंड एसोसिएटिव क्लासिफिकेशन। मतलब इंडेक्सिंग सिस्टम जो है ये दोनों का पार्ट है। सब्जेक्ट इंडेक्सिंग लैंग्वेज में आप कहते हैं इंडेक्सिंग सिस्टम जो है वो ऑर्गेनाइजिंग क्लासिफिकेशन एंड एसोसिएटिव क्लासिफिकेशन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है इंडेक्सिंग सिस्टम। ओके,
क्लासिफिकेशन जो होता है यूज किया जाता है टू डिस्टिंग्विश एंड रैंक ईच सब्जेक्ट फ्रॉम ऑल अदर सब्जेक्ट विद रेफरेंस टू इट्स कोऑर्डिनेट, सुपर ऑर्डिनेट, सब ऑर्डिनेट, कोलैटरल रिलेशनशिप। इसी को कहते हैं कॉस्को रिलेशनशिप। कोऑर्डिनेट, सुपर ऑर्डिनेट, सब ऑर्डिनेट एंड कोलैटरल। CO से कोऑर्डिनेट होता है, S से सुपर ऑर्डिनेट होता है, S से सब ऑर्डिनेट होता है एंड CO से कोलैटरल होता है। द रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्लासिफिकेशन hierarchy. A subject is distinguished from other subject based on the reference of how it is associated with other subjects. मतलब देखिए क्या है कि दो सब्जेक्ट पार्ट है, दो सब्जेक्ट को एक दूसरे से, बिकॉज दो सब्जेक्ट में कौन सा सुपर ऑर्डिनेट है, कौन सब ऑर्डिनेट है, तो क्या होता है जब हम कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो एक टॉप होगा, एक उसके नीचे का होगा, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि कोऑर्डिनेट देन सुपर ऑर्डिनेट देन सब ऑर्डिनेट। तो इस तरह का जब होता है इंडेक्सिंग सिस्टम, ऑर्गेनाइजिंग क्लासिफिकेशन एंड एसोसिएटिव क्लासिफिकेशन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है इंडेक्सिंग पार्ट, जो कि अकॉर्डिंग टू कॉस्को रिलेशनशिप होता है। फिर कहता है बेस एंड कोर। बेस जो होता है, बेस मतलब क्या होता है जी, मेन कंसेप्ट कह दीजिए। जैसे सपोज कहते हैं कि आई हॉस्पिटल लाइब्रेरी, इसमें बेस क्या हो गया, आई जो है वो बेस हो गया। जैसे कि कैंसर रिसर्च सेंटर, इसमें बेस क्या हो गया, कैंसर हो गया। तो जब मेन पार्ट, बिकॉज रिसर्च सेंटर कुछ किसी का भी हो सकता है, लेकिन यहां मेन बेस क्या है, दैट इज कैंसर है। अब हम कहते हैं कि कोर क्या है, कोर लाइज विद इन द बेस। कोर जो होता है वो बेस में ही होता है। Medicine is the base and the human body and its organ constitute the core of the base. So medicine applied on the human body कह दिए। So medicine जो है वो बेस है, लेकिन ह्यूमन बॉडी जो है वो कोर हो गया। फीचर ऑफ पॉप्सी, इसमें आ जाओ। इसमें भी जो है देखिए रिलेशनशिप होता है। रोल ऑपरेटर इंप्रेसिस यूज्ड इन सीक्वेंसिंग द कंपोनेंट टर्म्स फॉर्मुलेटिंग ए सब्जेक्ट हेडिंग। जिसे यहां देखो ध्यान से, इसका 0 फॉर्म मॉडिफायर, 1 जनरल ट्रीटमेंट, 2 में फेज रिलेशन। फेज रिलेशन 7 तरह का फेज रिलेशन होता है। जनरल फेज रिलेशन, बायस फेज रिलेशन, कंपैरिजन, सिमिलरिटी, डिफरेंस, एप्लीकेशन, इन्फ्लुएंस, ये 7 फेज रिलेशन होता है। तो 2 जो है फेज रिलेशन है। जब फेज रिलेशन की बात आएगी तब फिर वहां हमको बताना पड़ेगा कि कौन सा है। कॉमन मॉडिफायर क्या है, टाइम मॉडिफायर, एनवायरमेंट मॉडिफायर, प्लेस मॉडिफायर। 6 इंटाइटी है, 7 डिसिप्लिन है। इंटाइटी में 1 एक्शन है, पार्ट है, प्रॉपर्टी है, स्पेसिएटर है, 8 कोर है, 9 बेस भी है। तो ये आपका एक तरह से रोल ऑपरेटर। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है, लेकिन एग्जाम्पल के पहले देखो इसका जो है 7 स्टेप है। वहां पे प्रीसीज में 5 स्टेप था, यहाँ पे 7 स्टेप है। पॉप्सी में 7 स्टेप में काम करते हैं। पहला कहता है कंटेंट एनालिसिस, दूसरा कहता है फॉर्मलाइजेशन, तीसरा कहता है स्टैंडर्डाइजेशन, चौथा मॉड्यूलेशन, पांचवा एंट्री फॉर ऑर्गेनाइजिंग क्लासिफिकेशन, छठा प्रिपरेशन ऑफ एंट्रीज ऑफ एसोसिएटिव क्लासिफिकेशन एंड सातवां अल्फाबेटाइजेशन। ये 7 स्टेप में हम पॉप्सी का काम करते हैं। ये 7 स्टेप हमें याद रखना पड़ेगा।
अब सबसे सर पहली बात, सर फिफ्थ स्टेप बता दीजिए एक बार दोबारा। अभी हम वन बाय वन एग्जाम्पल पे ज्यादा समझ में आएगा। ओके सर। एग्जाम्पल देखते हैं ना, एग्जाम्पल से मैं फिर उधर जाऊंगा, आपको समझ में आएगा ज्यादा। जैसे कहता है टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट है कि यूज ऑफ कंप्यूटर्स, तो आप ये देखोगे सबसे पहला पार्ट जो है कंटेंट एनालिसिस। अब कंटेंट एनालिसिस में आपको ये देखना है कि होता क्या क्या चीज है, मतलब किसके आधार पे देखोगे, ये इसके आधार पे देखोगे। ये जो है ना, ये फॉर्म मॉडिफायर, जनरल ट्रीटमेंट, फेज रिलेशन, ये टाइम मॉडिफायर, प्लेस, इंटाइटी, डिसिप्लिन, ये जो है ना, ये कोर, बेस। तो सबसे पहला पार्ट ये देखो कि इसमें कंटेंट एनालिसिस, लाइब्रेरी एंड यहाँ पे लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, दैट इज कंप्यूटर इंडेक्सिंग एजुकेशनल फील्ड इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इन इंडिया। मतलब इंडेक्स कर रहे हो, एजुकेशनल फिल्म का इंडेक्स कर रहे हो, लाइब्रेरीज के अंदर में इंडेक्स कर रहे हो इन इंडिया। तो इसका मतलब कौन सा डिसिप्लिन हो गया, ये इंडेक्सिंग में पढ़ाई होता है, दैट इज लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये डिसिप्लिन है, डी। ओके, उसका कहता है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, ये क्या है, ये इंटाइटीज है, ई। एजुकेशनल फिल्म, ये यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज का ही पार्ट है, इसलिए पार्ट ऑफ ई। इंडेक्सिंग दैट इज एक्शन है, ये भी पार्ट ऑफ ई है। यूज, एप्लीकेशन, फेज रिलेशन, यूज ये फेज रिलेशन का पार्ट है। कंप्यूटर्स, ई बेस्ड स्पेशल मॉडिफायर, इंडिया कॉमन मॉडिफायर। तो पहले जो भी इसका टर्म है उस टर्म को लेके आप कंटेंट एनालिसिस करोगे और उसमें बताओगे कि ये जो आपने देखा था यहां पे, ये जो ऑपरेटर देखा था कि भाई अच्छा ये क्या है, डिसिप्लिन, प्रॉपर्टी, एंटाइटी, एक्शन, पार्ट, कॉमन मॉडिफायर, कौन सा रिलेशन, एप्लीकेशन, यूज जो है एप्लीकेशन रिलेशन में आएगा। तो ये चीज आपको देखना है और रोल ऑपरेटर के साथ आपको फिर ये पता करना है फिर फॉर्मुलाइजेशन करोगे। मतलब कि अब सब लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस डी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज ई, एजुकेशनल फिल्म पार्ट ऑफ ई, इंडेक्स एप्लीकेशन फेज रिलेशन, कंप्यूटर ई बेस्ड एसएम, एसएम के स्पेशल मॉडिफायर, इंडिया कॉमन मॉडिफायर। ओके, ये उसको फॉर्मुलाइज कर दिया। स्टैंडर्डाइजेशन, it is assumed that all the terms in the formalized expression of the subject as shown above are standard terms। यहाँ जो भी लिखा गया है सारा स्टैंडर्ड टर्म्स है। फिर चौथा स्टेप में आता है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या हो गया अब हमारा, अब देखते हैं लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, ये हो गया डिसिप्लिन, लाइब्रेरीज कॉमा एकेडमिक लाइब्रेरीज कॉमा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। अब मॉड्यूलेशन किया, वहां पे तो नहीं था, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज इज द पार्ट ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरीज, एकेडमिक लाइब्रेरीज इज द पार्ट ऑफ लाइब्रेरीज, तो इसलिए इसका मॉड्यूलेशन कैसे कर दिया, लाइब्रेरीज कॉमा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज कॉमा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, ये इंटाइटी हो गया। अब उसके बाद है एजुकेशनल फिल्म पार्ट ऑफ ई। एजुकेशन फिल्म क्या है, दैट इज फिल्म है, फिल्म क्या है, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस है। तो ये इंडेक्सिंग सेम चीज है, ए ऑफ पार्ट ऑफ ई। यूज ये भी सेम है, एप्लीकेशन ऑफ पीआर। कंप्यूटर्स ई दैट इज इंटाइटी बेस्ड स्पेशल मॉडिफायर। उसके बाद इंडिया का एशिया देन इंडिया, ये कॉमन मॉडिफायर हो गया। अब आप है कि भाई ऑर्गेनाइजिंग क्लासिफिकेशन, तो पहला हो गया दैट इज लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, क्या है, डिसिप्लिन। कितना नंबर में आता है, 6। देखो कितना नंबर में आता है, ऊपर देखो
ये देखो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस डिसिप्लिन है, ये तो 7 में आता है। ओके, ये 7 में आता है। दूसरा इंटाइटी जो है वो 6 में आता है। यहां 7 इसका छोड़ दिया है। लाइब्रेरीज, एकेडमिक लाइब्रेरीज, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, ये किस में आएगा? 6 में आएगा। इसी का इंफॉर्मेशन सोर्सेस, फिल्म्स, एजुकेशनल फिल्म्स, ये किस में है? एक्शन और पार्ट में है, दैट इज 6.1 में। ओके, इंडेक्सिंग ये भी 6.1 में। और कंप्यूटर्स, यूजिंग कंप्यूटर्स दैट इज एप्लीकेशन फेज रिलेशन, वो आपका आता है 2.6 में। ये देखो 2.6 एप्लीकेशन, इंटाइटी में ही एक्शन है और पार्ट है, इसलिए सारा जो पार्ट है आपका सब इसी में आ जाएगा। प्रॉपर्टी, डिसिप्लिन प्रॉपर्टी वगैरह जो है वो आपका इसके अंदर में आ जाता है। और ये 5 कंप्यूटर एशिया इंडिया इन कॉमन मॉडिफायर। अब अप्रोच टर्म सिलेक्शन, अप्रोच टर्म क्या हो जाएगा? लाइब्रेरीज हो जाएगा, एकेडमिक लाइब्रेरीज हो जाएगा, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज हो जाएगा, इंफॉर्मेशन सोर्सेज हो जाएगा, फिल्म्स हो जाएगा, एजुकेशनल फिल्म हो जाएगा, इंडेक्सिंग कंप्यूटर्स इंडिया। ये आपका एशिया नहीं लिया क्योंकि एशिया की जरूरत नहीं है इसमें। ये है आपका फिर प्रिपरेशन ऑफ एंट्रीज ऑफ एसोसिएटिव क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले लाइब्रेरीज को उठा लो, रेस्ट को जो है नीचे लिख दिए। इसी तरह से फिर एकेडमिक लाइब्रेरीज उठा लोगे आप, ईच एंड एवरी टर्म को लेके आप कर दोगे और अल्फाबेटाइजेशन कर दोगे, तो ये आपका जो है पॉप्सी के आधार पे तैयार हो जाएगा। ओके, वो सारा यस था सर। में। अब हमारा जो है ये ध्यान रखना कि प्रीसिस और पॉप्सी, इसमें एग्जाम्पल जो दिया हुआ है उस एग्जाम्पल के तहत आप प्रैक्टिस कर लेना बना के कि कौन सा क्या है। एग्जाम्पल भी याद रहना चाहिए और ये तो आपको जो है आप लिख सकते होगे। ठीक है, अब देखते हैं पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम। पोस्ट कोऑर्डिनेट में मैंने पहले भी बताया था आपको कि भाई तो कंसेप्ट है, प्री कोऑर्डिनेट में हम लोग पहले डिसाइड करते हैं, इनपुट स्ट्रिंग दे देते हैं, और पोस्ट कोऑर्डिनेट में बाद में होता है। ठीक है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम एंड पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम। अब ये प्री कोऑर्डिनेट और पोस्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि प्री कोऑर्डिनेट वाला पार्ट में कि एट द इनपुट स्टेज ये क्या होता है, और पोस्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है? कंपोनेंट कंसेप्ट डिनोटेड बाय द टर्म्स ऑफ ए सब्जेक्ट आर केप्ट सेपरेटली अनकोऑर्डिनेटेड बाय द इंडेक्सर। यूजर डज द कोऑर्डिनेशन कंसेप्ट। यूजर जो है कोऑर्डिनेशन कंसेप्ट एट द आउटपुट स्टेज जो है वहां पे करता है काम, इसलिए वो पोस्ट कोऑर्डिनेट का आता है। और जब हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं तो प्री कोऑर्डिनेट का आ जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपका प्री एंड पोस्ट कोऑर्डिनेट के बीच में क्या डिफरेंस है उसको याद रख लीजिए। ओके।